तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है केमिकल कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। आपको पता होगा क्रोमोसोम एक मॉलिक्यूल है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसके अंदर खास जीन्स होती हैं जो करेक्टर हमारे एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती हैं। क्रोमोसोम जो है ना ये एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, याद रखना। ये बना हुआ है दो चीजों का, एक डीएनए का और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन का। तभी हम क्रोमोसोम को कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये एक मॉलिक्यूल है और ये बना हुआ है दो चीजों का, इस वजह से इसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। इस न्यूक्लिक एसिड का नाम है डीएनए, जो कि इसमें होता है 40%। फिर होता है प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन, जो कि आपके क्रोमोसोम को 60% तक बनाता है। क्रोमोसोम जो है ना ये आपका तब बनता है जब आपका सेल डिवाइडिंग कंडीशन में हो, एक बात ये याद रखना। और क्रोमोसोम जो है ये सुपरली क्वाइल स्ट्रक्चर होती है आपके एक्चुअली डीएनए की। ये आप सिंपल ऐसे समझें कि आपके पास ये धागे हैं। अब ये एक धागा है, इस धागे को हम कहते हैं डीएनए। अभी डीएनए जब आपका सेल रेस्ट में होता है ना, तब डीएनए के अंदर टोटल यूं दो धागे होते हैं और ये दो धागे आपस में यूं जुड़े हुए होते हैं, एक साथ यूं सांप की तरह यूं क्वाइल होते हैं, लाइक दिस, ऐसे यूं क्वाइल होते हैं। जब डीएनए जो है या सेल जो है जब रेप्लिकेशन करेगा, जब डीएनए डिवीजन करेगा ना, तब डीएनए जो है आपका ये आपके हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप होना शुरू हो जाएगा। तब ये आपका देखें ये डीएनए पड़ा है, अभी ये ऐसा है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये डीएनए की रैपिंग होना शुरू हो जाएगी। अब ये डीएनए का जो धागा है, ये डीएनए का धागा ये 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर यूं ऐसे रैप होगा। फिर अगेन आगे जाएगा, फिर से 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर यूं रैप होगा। ऐसे क्रोमोसोम की फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है कुछ नहीं, जस्ट ये धागे जब आपस में रैपिंग होना शुरू हो जाए, क्वालिंग होना शुरू हो जाए, फिर ये सुपरली क्वाइल यूं होते जाएं और ये गुच्छे की फॉर्म में यूं आ जाए ना, तब इस हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर या इसके गुच्छे को हम कहते हैं क्रोमोसोम, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो कैरेक्टर को हम देखें तो क्रोमोसोम जो होता है ओवरऑल ये आपका बना हुआ किसका है, डीएनए का है। डीएनए ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ही डीएनए होता है, सिंपल। और ये जो आपका ओवरऑल जो डीएनए है इसको हम देखें तो इसके ऊपर होती है नेगेटिव चार्ज। डीएनए जो है ना ये नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें फास्फेट ग्रुप होता है और फास्फेट ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होती है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये बेसिक प्रोटीन है, इसके ऊपर होती है पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के ऊपर, और इसमें बहुत सारे बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, लेसिन है, आर्जिनिन है, ये सारी। इन दो अपोजिट चार्ज की वजह से ये दोनों अपोजिट मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपस में जो है बांड बनाते हैं, कोवेलेंट बांड, और आपस में ये यारी रखते हैं, दोस्ती रखते हैं। इसके नतीजे में इनकी क्वाइलिंग होती जाती है, सुपर क्वाइलिंग, जिसके नतीजे में फाइनली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं, सिंपल। यही इसका यूं समझो मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट की तरह दोनों काम करते हैं। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पोल होते हैं मैग्नेट के, जो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, ऐसे इनकी चार्जेस अपोजिट चार्जेस की वजह से ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में मिल जाते हैं, वो क्वाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, अब कैरेक्टर की बात करें तो आपका ये सिंपल देखें, ये डीएनए आपके सेल के अंदर ये पूरा का पूरा ये डीएनए एक धागा है। डीएनए आपको पता होगा ये बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का, छोटे छोटे इन मॉलिक्यूलों का, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये आपका एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपको पता होगा ये राइबो शुगर का बना हुआ है, और इसमें नाइट्रोजन बेस होता है, कार्बन नंबर 1 पे राइबो शुगर की, कार्बन नंबर 5 पे फास्फोरिक एसिड होता है। ऐसे ये बना न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा तीसरा, ऐसे आपके न्यूक्लियोटाइड टोटल होते हैं 14 करोड़, 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं, जिसके नतीजे में डीएनए का हेलिक्स बनते हैं। इन हेलिक्स को हम स्ट्रैंड या डीएनए के धागे भी कहते हैं। एक डीएनए के धागे में 7 करोड़ न्यूक्लियोटाइड है, दूसरे डीएनए के धागे में भी 7 करोड़ न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे दोनों धागों के अंदर 14 करोड़ न्यूक्लियोटाइड हो गई। अब ये एक डीएनए है, अब ये डीएनए जो है रैप होना शुरू हो जाएगा, क्वाइल होना शुरू हो जाएगा, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन अब यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाती है।
तो आपका क्रोमोसोम जो है ना ये बनता है टोटल 3 स्टेप के अंदर। जैसे बाकी बुक्स में 4 स्टेप है, मगर कुछ बुक्स में 3 स्टेप लिखे हुए हैं, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, सेम ही चीजें हैं। स्टेप नंबर 1 है न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन। अब ये क्या है, बहुत सिंपल है। ये आपका एक मोटा सा डीएनए है। डीएनए ये आपको दूर से दिखाई देगा एक धागा, पर एक्चुअल में जब जूम करके देखेंगे तो डीएनए एक धागा नहीं है, ये टोटल 2 धागे होते हैं। डीएनए जो है इसकी टोटल ये डायामीटर जो होता है, ये साइज होते हैं, वो होती है 2 नैनोमीटर। ये डीएनए का एक धागा, ये दूसरा धागा, इन 2 धागों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस या इसकी विड्थ जो होती है वो होती है 2 नैनोमीटर तक होती है, 2 नैनोमीटर है। ठीक, अच्छा। अब डीएनए जो है इसकी टोटल जो लेंथ जो होती है ना, वो लेंथ टोटल होती है 2 मीटर या 7 फीट। इतना बड़ा है ये डीएनए साइज में। अब 2 मीटर बड़ा धागा ये कैसे आता है एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, छोटे से सेल के अंदर? वो ऐसे देखें, अब ये धागा, ये आपके पास तार है, मिसाल है, इसकी अभी साइज आप देखें तकरीबन यूं समझे 1 मीटर है। अब ये छोटी सी किसी हमारे हाथ में फिट हो सकेगी? नहीं हो पाएगी ना। अब इसके लिए क्या होना पड़ेगा, इसको क्वाइल होना पड़ेगा। जैसे ही ये क्वाइल हो जाएगी, तार यूं क्वाइल हो जाएगी, हाईली क्वाइल। अब आप इसको किसी भी चीज में रख सकते हो। अब आपके हाथ में के अंदर भी आ सकती है ऐसे। तो 2 मीटर का छोटा सा धागा ये ऐसे फिट हो पाता है आपके न्यूक्लियस के अंदर। याद रखें, ये ऐसे क्वाइल होता है, ये डीएनए ऐसे क्वाइल स्ट्रक्चर में होता है। अब डीएनए को और ज्यादा सुपर क्वाइल होना है, डीएनए डबल भी होते हैं सेल में डिवीजन के टाइम, तो ये कैसे होंगे? बहुत इजी। अब ये आगे डीएनए है, ये डीएनए का धागा है जिसको स्ट्रैंड हेलिक्स कहते हैं। डीएनए का ये धागा 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर यूं क्वाइल होता है, रैप होता है। ठीक, और इसका जो कोर होता है, इस कोर या इसके सेंटर के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है, और हिस्टोन प्रोटीन जो है 8 मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्टामर। अभी आपको 4 दिखाई दे, 4 मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के इसके पीछे होते हैं। इसके ऊपर ही आपका ये डीएनए का धागा यूं रैप होगा, जिसके नतीजे में गोल सा एक बाल बनेगा। इस गोल से बाल को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या है? ये बना हुआ है 2 चीजों का, एक तो ये डीएनए के धागे का, दूसरा 8 हिस्टोन प्रोटीन का। ये बना हुआ है डीएनए का धागा स्ट्रैंड का, और दूसरा 8 हिस्टोन प्रोटीन का, जो बेसिक आपका प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन का आपको पता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। अब हम थोड़ा देखें तो ये जो डीएनए का धागा है, ये धागा टोटल बना हुआ है 147 बेस पेयर का, यानी कि इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं। फिर ये डीएनए का धागा ये साइड में जाता है और फिर से अटैच होता है 8 हिस्टोन प्रोटीन कुछ और होते हैं उनके ऊपर। तो ऐसे ये दूसरा न्यूक्लियोसोम बना, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनते हैं। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो ये डीएनए का धागा है ना, इस धागे को हम कहते हैं लिंकर डीएनए। इस धागे को हम कहते हैं लिंकर डीएनए, जो लिंक करता है 2 न्यूक्लियोसोम को, 2 गोल बालनुमा स्ट्रक्चर्स को। इस लिंकर डीएनए की साइज होती है 2 नैनोमीटर, क्योंकि डीएनए खुद होता है। ठीक, अच्छा। लिंकर डीएनए जो है इसके अंदर टोटल होते हैं 47 बेस पेयर, 47 बेस पेयर। यहां से लेकर यहां तक धागा, इसमें 47 बेस पेयर है, और ये जो क्वाइल है इसके अंदर होते 147 बेस पेयर। तो 147 और 47 आप इसको जब काउंट करेंगे ना, तो ये बेस पेयर तकरीबन होते हैं 195 तक। और किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि टोटल जो ये रियल में बेस पेयर होते हैं ये 200 होते हैं। एक आपके न्यूक्लियोसोम में जो बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं? 200 तक होते हैं। तो सिंपल आप समझे, यहाँ 150 है और वहां पे 50 है लिंकर डीएनए के अंदर। यहां से लेकर यहां तक इस पूरी स्ट्रक्चर को हम एक न्यूक्लियोसोम कहेंगे। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन गए। अभी आपको न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है ना, वो ऐसे दिखाई देगा न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में। अभी ये डीएनए ऐसा था, अभी ये डीएनए रैप हुआ इन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, तो जिसके नतीजे में अब आपको न्यूक्लियोसोम में ऐसे इस तरह आपको डीएनए दिखाई देगा, और ये अंदर पड़े हैं हिस्टोन प्रोटीन्स पड़े हैं। अब ये न्यूक्लियोसोम जो है ना, इसकी टोटल साइज जो होती है वो होती है 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर इसकी साइज होती है न्यूक्लियोसोम की। ये था पहला स्टेप, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन। तो पता चल गया कि न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है। सिंपल, हिस्टोन प्रोटीन को जैसे डीएनए धागा रैप हुआ ऐसे न्यूक्लियोसोम बन गया आपका। अब ये न्यूक्लियोसोम जो है ये और ज्यादा सुपर क्वाइल होगा। अब ये धागा देखो बहुत दूर है एक दूसरे से।
अब यही धागा, ये सेम धागा, ये अगेन सुपरली फोल्डेड होगा अपने खुद एक्सिस में। अब ये धागा बन गया है। अब ये डीएनए का धागा यूं बना है, ऐसे ऐसे इस स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये धागा अगेन 3 टाइम्स सुपरली क्वाइल होगा, ऐसे 3 गुना अपने आप से यूं क्वाइल होगा, 3 टाइम ऐसे, ठीक। तो 3 टाइम ये यूं क्वाइल होगा, सुपरली क्वाइल होगा, जिसके नतीजे में धागा बनेगा, मोटा सा यूं धागा बनेगा। इस धागे को हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर, जिसकी साइज होगी 30 नैनोमीटर। अब ये धागा जो है अपने करीब आएगा, आप ये से समझे, ये धागा जो है न्यूक्लियोसोम, ये अपने करीब आएगा 1 टाइम, 2 टाइम, और ये आया 3 टाइम। ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और ये गुच्छा बना रहा है, और ज्यादा क्वाइल होता जा रहा है, सुपर क्वाइल गुच्छा बन रहा है, यूं करीब आ रहा है, ठीक है। जिसके नतीजे में ये न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाएगा एक बड़े से 30 नैनोमीटर मोटे से धागे में, जिसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। अब ये बन गया सेकंड स्टेज, जिसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर, जिसकी साइज होती है 30 नैनोमीटर। और ये क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियोसोम जो बन रहे हैं, ये इंटरफेज के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं एस फेज के टाइम। और क्रोमेटिन फाइबर जो है ना, ये G2 फेज के टाइम बन जाता है। G2 फेज आपका इंटरफेज का 3rd फेज है, ठीक। अच्छा, अब ये और ज्यादा सुपरली क्वाइलिंग होगी, ये 3 गुना भी क्वाइल हुआ ना, अभी ये 100 टाइम ये और ज्यादा क्वाइल होंगे ऐसे धागे। अभी ये दूसरी बार हुए, ऐसे तीसरी बार हुए, ऐसे चौथी बार, 5वीं बार, 100 टाइम और ज्यादा क्वाइल हो जाएंगे ना, तो ये धागा बहुत छोटा हो जाएगा। अभी यही धागा अपने आप यू 100 टाइम सुपरली क्वाइल होगा, ऐसे 100 टाइम, ताकि इनकी जो साइज है वो कम हो जाए और ये ज्यादा से ज्यादा फिट हो सके न्यूक्लियस के अंदर। इसके नतीजे में बहुत ही ज्यादा इनकी सुपर क्वाइलिंग हो जाएगी। जब सुपर क्वाइलिंग हो जाए तो एक मोटा सा धागा बनेगा, इसको हम कहेंगे सुपरली क्वाइल्ड स्ट्रेन। इसकी साइज अब हो जाएगी 300 नैनोमीटर तक। फिर ये सुपर क्वाइलिंग जो स्ट्रक्चर है और ज्यादा दूसरी बार अगेन सुपर क्वाइल होगा, ये धागा अभी और ज्यादा सुपरली यू क्वाइल होगा। इसके नतीजे में ये कन्वर्ट हो जाएगा 700 नैनोमीटर वाले धागे में। इस 700 नैनोमीटर वाले धागे को हम कहते हैं क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड की साइज होती है 700 नैनोमीटर। फिर ऐसे 2 क्रोमेटिड आपस में मिल जाएंगे, जिसके नतीजे में क्रोमोसोम बन जाएगा। और क्रोमोसोम की साइज हो जाएगी 1400 नैनोमीटर। एक क्रोमेटिड की साइज है 700 नैनोमीटर, दूसरे की भी है 700 नैनोमीटर, और दोनों को मिला के बना क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम की साइज होती है 1400 नैनोमीटर। ये था आपका 3rd स्टेप, यही था सिंपल। अब हम थोड़ा इसका ओवरव्यू करें तो ये क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है। क्रोमोसोम बना हुआ है 2 क्रोमेटिड का। ये पूरा जो हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा, इसको क्रोमेटिड कहते हैं, इसको भी क्रोमेटिड कहेंगे। एक क्रोमेटिड के अंदर एक डीएनए होता है, दूसरे क्रोमेटिड में दूसरा डीएनए होता है। अब इस डीएनए को या क्रोमोसोम को हम देखें जूम करके, तो एक्चुअल में ये अभी आपको 2 धागे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे 2 नहीं है, बहुत सारे धागे होते हैं, यूं क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम में। ऐसे यूं धागा बहुत ही ज्यादा यूं क्वाइल होता है। इस क्वाइलिंग की वजह से ये न्यूक्लियस में फिट हो पाता है, ये 2 मीटर बड़ा सा यूं धागा। ये देखें, ये बन गया आपका क्रोमोसोम, सुपर क्वाइलिंग होने की वजह से इन क्रोमेटिन फाइबर्स की, ठीक है ना। अब इसको जूम करके हम देखेंगे तो ये बना हुआ है सुपर क्वाइलिंग धागे का, जिसकी साइज 300 नैनोमीटर है। इसको हम और ज्यादा जूम करें तो ये बना हुआ है और सुपर क्वाइल धागे का, जिसको क्रोमेटिन फाइबर कहेंगे। क्रोमेटिन फाइबर को हम देखें तो इस थोड़ी सी स्ट्रक्चर, इस एरिया को जूम करके देखें तो ये बना हुआ है न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम बना हुआ है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का। ऐसे डीएनए को हम जूम करके देखें तो ये रहे 2 धागे डीएनए के। तो सिंपल यही था, यही तार है, ये समझे आप डीएनए। ये जैसे ही हिस्टोन प्रोटीन का ऊपर क्वाइल हुआ, ऐसे बाल की तरह स्ट्रक्चर्स बनी, इसको हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे, जिसकी साइज 10 नैनोमीटर है। और ज्यादा ये सुपरली क्वाइल हो जाए 3 टाइम, तो इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर, जिसकी साइज होती है 30 नैनोमीटर। और ये क्रोमेटिन फाइबर 100 टाइम अगेन यूं क्वाइल हो जाए, यूं सुपरली फोल्डेड हो जाए, तो इसको हम कहते हैं सुपर क्वाइलिंग, जिसकी साइज होगी 300 नैनोमीटर। इस धागे की साइज 300 नैनोमीटर होगी। अब ये और ज्यादा क्वाइल हो जाए, अगेन यूं क्वाइल हो जाए, तो इसकी साइज 700 नैनोमीटर होगी। और इस धागे के गुच्छे को हम कहते हैं क्रोमेटिड। ऐसे 2 सेम क्रोमेटिड या सेम डीएनए जो होते हैं, दूसरी कॉपी, वो आपस में जोड़ी बना लेगी, जिसके नतीजे में आपका क्रोमोसोम बनेगा, जिसकी साइज होती है 1400 नैनोमीटर तक। तो यही था आपका टॉपिक, क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन और उसकी अरेंजमेंट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक आखिरी चीज बेटा,
ये जो क्रोमेटिन फाइबर जो होता है इसके दो टाइप होते हैं या दो रीजन्स होती हैं, यूं समझिए, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन जो है ना ये हम कहते हैं हाईली कंडेंस रीजन को, और यूक्रोमेटिन हम कहते हैं लेस कंडेंस पार्ट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, इसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। बहुत इजी है, देखें G2 स्टेज तक है ना ये आपका क्रोमेटिन फाइबर जो है ना कुछ जगहों पे थोड़ा लेस क्वाइल होता है ऐसे। मिसाल है यहाँ पे ये क्वाइल है और थोड़ा सा ये खुला हुआ होगा, खुला हुआ इस वजह से ताकि यहाँ पे आरएनए वगैरह बन सके, ट्रांसक्रिप्शन हो सके, प्रोटीन वगैरह बन सके, सेल अपने एंजाइम वगैरह बना सके, क्योंकि अभी भी डीएनए में कुछ चीजों की नीड होती है। तो ये जो एक्सप्रेस रीजन होता है जहां पे आपका एमआरएनए वगैरह बन रहे हैं, जहां पे जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, या खुला हुआ जो क्रोमेटिन फाइबर का हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। बाकी हाईली क्वाइल्ड जो पार्ट होता है क्रोमेटिन फाइबर का, इस हिस्से को हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, जो कि कभी भी कंडेंस नहीं होता है, यूं कंप्रेस हो जाता है, फिर बीच में आरएनए वगैरह बनेगा ही नहीं। आखिर में जब ये आपका क्रोमोसोम बन जाएगा ना, तब ये क्रोमोसोम में सारे के सारे धागे हेटेरोक्रोमेटिन हो जाते हैं, याद रखना। तब ये यूक्रोमेटिन वाला हिस्सा भी क्वाइल हो जाएगा। फिर सेल डिवीजन शुरू होगी, माइटोसिस, मेयोसिस, उस टाइम कोई भी ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होता है। तब ये पूरा का पूरा यूक्रोमेटिन पार्ट भी क्वाइल हो जाएगा, जिसको आखिर में हेटेरोक्रोमेटिन ही हम कहेंगे। तो ये था आपका ओवरऑल टॉपिक जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई सवाल कंफ्यूजन है तो जरूर पूछिएगा, ठीक, और मेहनत करते रहिए। और ये जो टॉपिक है ना आपका थोड़ा सा लिंक्ड भी है पीएमसी के साथ भी, तो इसको पढ़ना लाजमी है। ये याद होगा तो आपको इनहेरिटेंस का टॉपिक जो है ना, क्रोमोसोम का रोल है, डीएनए का रोल है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा।